एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेल। वेलकम। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। इंट्रोडक्शन। सेल आर दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसे हम क्या बोलेंगे? सेल क्या होता है? हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी होता है। एंड इसे हम फंडामेंटल यूनिट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ओनली जो सेल है, ये सेल मिलकर के हमारी बॉडी को मेड करेगी। यानी कि जो हमारी सेल है वो मिलकर, यानी बायोमोलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। बायोमोलिक्यूल सेल का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। एंड सेल हमारी बॉडी के ऑर्गेनिज्म्स जो भी बनते हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। तो हम देखते हैं, सेल आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या अ सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ प्रोसेस। यानी कि सेल क्या होती है? स्मॉलेस्ट होती है, बेसिक यूनिट होती है एंड लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी लाइफ की जितनी भी प्रोसेस होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने आपने बताया था, दे आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल से मिलकर के क्या बनेगा? टिश्यू। टिश्यू से मिलकर के बनेगा टिश्यू सिस्टम। एंड टिश्यू सिस्टम मिल करके बनाएंगे ऑर्गन। एंड ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। एंड ऑर्गन सिस्टम मिल करके हमारी बॉडी का निर्माण करेंगे। जैसे हमारी सेल्स हो गई, हमारी सेल्स कैसे होती है? ईटे लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हम, आपने देखा होगा दीवारें बनी रहती है जिसमें हमारी छोटी छोटी ब्रिक्स मिल करके एक दीवार को बनाती, वैसे ही हमारी जो टिश्यू है वो हमारे कॉलम्स हो गया। जो हमारी बोला जाए तो एक ईट से बन के हमारा कॉलम्स बने। कॉलम्स फिर मिल करके क्या बनाएंगे? यानी एक घर का निर्माण कर देंगे। फिर वो घर में जो यानी बोला जाए तो एक रूम का निर्माण करेंगे। रूम फिर मिल करके क्या बनाएगा? ऑर्गन। यानी रूम क्या हो गया? हमारे ऑर्गन्स हो गए। फिर ऑर्गन्स बहुत सारे मिल करके क्या बनाएंगे? एक, बोला जाए तो एक स्ट्रक्चर बना देंगे। एंड फिर वो स्ट्रक्चर मिल करके क्या बनाएगा? हमारा घर। तो घर क्या होगा? हमारा बॉडी। ऐसे ही बना रहता है हमारा सेल से हमारी पूरी बॉडी। ईच सेल कंटेन अ फ्लूइड कॉल्ड दी साइटोप्लाज्म। यानी कि जो सेल्स होता है उनके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म करते हैं, विच इज़ इनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, जो हमारी सेल होती है वो मेम्ब्रेन से यानी कवर्ड रहती है, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसमें हमारी बाई लेयर्स होती है, लिपिड की बाई लेयर्स होती है। इन दी साइटोप्लाज्म सेवरल बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। ये जो बायोमोलिक्यूल्स है, ये बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स मिल करके हमारी सेल को मेड करेंगी। यानी कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसमें ये बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा। फिर ये हमारी सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। एंड फिर सेल्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स आर सस्पेंडेड इन दी साइटोप्लाज्म। जो हमारे सेल के जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एसआर हो गया, ये जितने भी प्रेजेंट होते हैं ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट हो गए? हमारे साइटोप्लाज्म पे प्रेजेंट हो गए। ये हमारे ऑर्गेनल्स हो गए सेल के अंदर के। द स्टडी ऑफ सेल्स फॉर्म its basic structure to the functions of every cells organelles is called cell biology। जो हमारी सेल की स्टडी, इसके बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शन यानी ऑर्गेनल्स के, इन्हें क्या बोलेंगे? सेल बायोलॉजी बोलेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये मिलकर के बने होंगे हमारी सेल से। दे may बी मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स। यानी कि ये जो सिंगल सेल से मिल करके बने होंगे इसे हम यूनिसेलुलर सेल्स बनेंगे। और जो यानी मल्टीपल सेल से मिल करके बने होंगे उसे हम मल्टी सेल्यूलर बोलेंगे। ओके, अब हम हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री में क्या होगा? हमारे जो रॉबर्ट हुक सर है उन्होंने डिस्कवर्ड किया था द सेल इन दिस 1665। ही ऑब्जर्व द सेल इज स्मॉल रूम। यानी उन्होंने देखा था कि सेल क्या होता है? एक स्मॉल रूम के जैसा स्ट्रक्चर होता है। फिर हुक कंक्लूड्स दैट दीज वेयर नॉन लिविंग एंटिटीज। यानी कि इन्हें ये पता नहीं चला था कि ये लिविंग होती है। इन्होंने बस इतना ही देखा था कि सेल रूम के जैसे स्ट्रक्चर होता है। यानी उस टाइम उतने ज़्यादा डेवलप्ड माइक्रोस्कोप नहीं थे, इसीलिए इन्होंने सिर्फ इतना पता लगा था कि सेल होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता लगा था कि सेल लिविंग है या नॉन लिविंग है। फिर हमारे जो एंटन ल्यूवेनहॉक सर आए, उन्होंने ऑब्जर्व किया सेल अंडर अनदर कंपाउंड ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हायर मैग्निफिकेशंस के साथ
दिस टाइम ही ऑब्जर्व दैट दिस सेल एग्जिबिट सम फ्रॉम द मूवमेंट यानी मोटिलिटी, यानी कि उन्होंने देखा उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू के हमारा जो सेल है उसके अंदर कुछ मोटिलिटी हो रही है, जैसे हमारे माइट्रोकॉन्ड्रिया कुछ मोटिलिटी कर रहा होगा, हमारे लाइसोसोम राइबोसोम एंड अदर जो भी हमारे ऑर्गेनल्स हैं वो मोटिलिटी करते हैं। तो वो उन्होंने देखा कि ये ऐसे ऐसे इसके अंदर सेल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है यानी ऑर्गेनल्स है वो मूवमेंट कर रहा है यानी वो लिविंग है, इन्होंने ये देखा। फिर इन 1883 रॉबर्ट ब्राउन सर आए एंड ये थे बॉटनिस्ट थे, प्रोवाइड द वेरी फर्स्ट इन insights into the cell structure. He was able to describe the न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल ऑफ द ऑर्किड, यानी कि इन्होंने ये बताया कि ओनली सेल मूवमेंट ही नहीं करती, उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है जो कि हमारी सेल को यानी वो सेल को यानी एक तरीके से जैसे हमारा ब्रेन काम कर रहा है वैसे हमारा न्यूक्लियस काम कर रहा है कि हाँ उसे काम करने के लिए बोला जाए तो एक तरीके से इंडिकेशन दे रहा कि हाँ तुम ये सारी ऑर्गेनल्स का ये वर्क है ये तुम करो, ऐसा वो यानी इंडिकेशन प्रोवाइड कर रहा। तो उन्होंने देखा था हमारे ऑर्किड में न्यूक्लियस फर्स्टली। देन हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ऑफ सेल्स का। सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू दी बॉडी एंड ऑर्गेनल्स, यानी सेल क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है बॉडी को एंड ऑर्गेनल्स को। दे सेल ऑर्गेनाइज इनटू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनल्स सराउंडेड बाय दी सेपरेट मेम्ब्रेन, यानी कि जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनके अंदर अपने खुद के ये क्या रहता है, मेम्ब्रेन रहती है। और क्या रहता है, ये हमारे ऑर्गेनल्स हमारे सेल में प्रेजेंट होती है। सेल में कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे सेल्यूलोज में नहीं साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। द न्यूक्लियस होल्ड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नेसेसरी ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेल ग्रोथ। तो हमारे जो न्यूक्लियस है ये क्या होल्ड करके रखता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। नेसेसरी क्यों होता है कि हमारे रिप्रोडक्शन के लिए, सेल ग्रोथ के लिए, यानी हमारी जनरेशन आगे बढ़े इसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर करके रखे। स्टोर किस रूप में होती है, हमारे डीएनए एंड आरएनए के रूप। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये जो होते हैं ये हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और फिर हम एवरी सेल हैज़ ये वाला हो गया था। माइटोकॉन्ड्रिया इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी एंड ट्रांसक्रिप्शन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या यूज़ करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं हमारी सेल का। ये क्या करेगा कि जो हम जैसे हम फूड ले रहे हैं यानी बोला जाता है एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी राइस ले रहे हैं। तो राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है मेनली, कि हम उसे लेंगे फिर वो डिजॉल्व होगा हमारी बॉडी में, फिर वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब्ड होगा किस रूप में होगा, ग्लूकोज में मान लो, तो ग्लूकोज या गैलेक्टोज में। फिर ग्लूकोज आया तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। एटीपी फिर क्या करेगी, जो हमारी सेल है उसे जो ज़रूरत है जितने भी मिनरल्स की वो वहाँ से सेल ब्लड वेसल्स के थ्रू वो ले लेगी, और फिर वहाँ से जो भी एक्सेट आउट करना है वो उसे एक्सेट आउट कर देगी। ये होती है हमारी प्रोसेस जिसमें कि एंड फिर वो हमारी एनर्जी को प्रोडक्शन करेगी, यानी सेल को एनर्जी यानी खाना मिल चुका है। ऐसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें मेनली हेल्प करता है। लाइसोसोम डाइजेस्ट अनवांटेड मटेरियल इन दी सेल, यानी कि लाइसोसोम क्या करता है, ये फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करता है, जिसमें क्या होता है कि जो अनवांटेड मटेरियल जैसे कि हमारी कुछ सेल डैमेज हो गई है और उसे हटाना है, वो इधर उधर घूमेगी हमारे ब्लड वेसल्स या फिर अदर ऑर्गन्स में, तो क्या करेगा हमारा लाइसोसोम उसे फेगोसाइटोसिस करेगा, यानी उसे पकड़ लेगा फिर उसे खा लेगा, और यानी जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड फिर वहाँ पर जो सेल्स है वो नॉर्मली यानी अपना वर्क फंक्शन करेगी। ओके, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ रोल इन सिंथेसाइजिंग सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड प्रोसेसिंग डायरेक्टली एंड सॉर्टिंग देम देयर अप्रोप्रिएट लोकेशन, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा कि सिंथेटिक सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोसेस करेगा, डायरेक्टली करेगा, सॉर्टिंग करेगा एंड अप्रोप्रिएट लोकेशन तक पहुंचाएगा। तो एंड फिर ईच लिविंग सेल्स कंसिस्ट ऑफ लिविंग मैटर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जो लिविंग सेल्स है वो क्या करेगी, अपना खुद का लिविंग मैटर रखेगी जिससे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ 70% वाटर एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। ये क्या होता है,
ये सभी कंसिस्ट करता है। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस हो सकता है। टाइप्स ऑफ सेल देखेंगे बेस्ड ऑन सेल्यूलर स्ट्रक्चर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। सेल यानी सेल्यूलर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो सेल हमारी टू टाइप्स की होती है। इसमें पहला हो गया प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड हो गया यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव इसमें होता है। एंड एग्जाम्पल क्या हो गया, बैक्टीरिया होता है, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म एंड वायरसेस। एंड यूकैरियोट्स में क्या हो गया, ये मैच्योर न्यूक्लियस हो गया। ये क्या में होगा, हमारा प्लांट्स में हो गया, एनिमल्स में हो गया एंड फंगी में हो गया एंड अदर में भी होता है। ये हमारा डायग्राम हो गया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का। इसमें प्रेजेंट होता है जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल है रहता है, इसमें पिलाई प्रेजेंट होती है, कैप्सूल्स प्रेजेंट होती है, फ्लैजेला मूवमेंट के लिए प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्रोटेक्शन के लिए एंड अदर मटेरियल को बाहर नहीं निकले इसीलिए भी प्रेजेंट होती है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या की बनी होती है, लिपिड बाइलेयर होती है। एंड न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, ये क्या रहता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। राइबोसोम क्या करता है, हमारे प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। फिर साइटोप्लाज्म में क्या करेगा, साइटोप्लाज्म हमारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उन्हें अपने अंदर रखेगा। एंड फिर यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए प्रेजेंट होता है, यानी ये जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा। इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। लाइसोसोम क्या कर रहा था, ये फेगोसाइटोसिस कर रहा था, यानी कि जो भी हमारा अनवांटेड प्रोडक्ट हो गया, अनवांटेड मटेरियल उसे डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। एंड राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, गोल्जी बॉडी भी प्रेजेंट होता है। ये हमारा PS 450, PS 650 ये सब वर्क करता है। साइटोप्लाज्म में क्या करेगा, साइटोप्लाज्म अपने अंदर इन सारी चीज़ों को स्टोर करके रखेगा। एंड फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड होता है हमारे गोल्जी बॉडी एंड न्यूक्लियस से, एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा न्यूक्लियड प्रेजेंट होता है, ए सेंटर रीजन ऑफ द सेल दैट कंटेन इट्स डीएनए। न्यूक्लियड जो हमारी न्यूक्लियस होता है उसके अंदर इसमें न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियाइड होता है, जो कि हमारा क्या करेगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए के रूप में स्टोर करके रखेगा। फिर राइबोसोम क्या करेगा, राइबोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी इसमें 70 होगा, उसमें 80 होगा। इसमें सेल वॉल क्या होती है, द सेल वॉल प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। मोस्ट बैक्टीरिया हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकन। इसमें प्रेजेंट होती है, यानी ये स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा यानी आउटसाइड के एनवायरनमेंट से। एंड बैक्टीरिया इसमें रिजिड सेल वॉल होती है और ये कैसे बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है एंड प्रोटीन से बनी होती है, जिसे हम पेप्टाइडोग्लाइकेंस बोलते हैं। इसमें क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एवरी प्रोकैरियोट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। दैट सेपरेट द सेल फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट, ये प्रोटेक्शन करेगी आउटसाइड ऑफ इन्वायरमेंट से सेल को। कैप्सूल क्या, सम बैक्टीरिया हैव अ लेयर ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट सराउंडेड द सेल वॉल कॉल्ड द कैप्सूल, यानी कि जो सराउंडेड होता है, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर होता है जो हमारी सेल के अराउंड में यानी इनक्लोज होता है। दी कैप्सूल हेल्प दी बैक्टीरियम अटैच इन सरफेस, यानी कि ये हेल्प करेगी हमारे बैक्टीरिया यानी जो भी हमारे बैक्टीरिया है वो उसके सरफेस में अटैच करने के लिए। फिर हमारे इसमें फिम्ब्री प्रेजेंट होती है। फिम्ब्राई क्या होती है, ये हमारी जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है फिम्ब्राई, यानी बोला जाए तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये हेल्प करता है हमारे मूवमेंट यानी मूवमेंट के लिए भी हेल्प करता है। एंड ये यानी किसी चीज़ को केज आउट करने के लिए, जैसे हमारे फिम्ब्री क्या करेगा कि बाहर से मटेरियल्स को कैच आउट करेगा, फिर हमारे कुछ पोर्स हो गए उसके थ्रू वो अगर ज़रूरी है बॉडी के लिए, सेल्स के लिए, तो वो उसे अपने अंदर लेगा, फिर वहाँ पे वो प्रोसेस स्टार्ट होगी। ये फिम्ब्री का वर्क होता है। इसमें क्या होगा कि जो फिम्ब्री है आर थीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प विद सेल्यूलर अटैचमेंट, यानी कि सेल्यूलर कहीं पे भी चिपक जाने के लिए वर्क करता है और किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए भी। पिलाई क्या होता है, पिलाई आर रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन मल्टीपल रोल्स इंक्लूड अटैचमेंट ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र, यानी कि ये एक रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। ये इसके मल्टीपल रोल होते हैं, लेकिन खासकर जो होता है ये डीएनए के ट्रांसफ़र में
यानी अटैचमेंट में एंड डीएनए के ट्रांसफर में हेल्प करता है। फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या होता है, ये हमारा एक थीन टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है असिस्ट इन मूवमेंट, ये खास करके मूवमेंट के लिए फ्लैजिला बहुत ज़्यादा रोल प्रोवाइड करता है। अब हम देखेंगे यूकेरियोट सेल। यूकेरियोट्स क्या होता है, विच यूकेरियोट सेल ईच मेम्ब्रेन बाउंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर कैरीज आउट स्पेसिफिक सेल्यूलर फंक्शंस, यानी कि क्या होता है, ये एक यूकेरियोट सेल जो होता है ये क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, कैरी आउट करता है किसको, स्पेशियल सेल्यूलर फंक्शंस को बना करता है। फिर इसमें क्या प्रेजेंट था, न्यूक्लियस, उसमें क्या प्रेजेंट था यूकेरियोट में, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड जो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा था, एंड इसमें जो प्रेजेंट है वो हमारा न्यूक्लियस है। ये क्या होता है, द न्यूक्लियस स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या हो गया, जो हमारा डीएनए, यानी बोला जाए तो एक तरीके से डीएनए क्या होता है, फैला हुआ मटेरियल हो गया, यानी ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है। एंड जो हमारा क्रोमेटिन होता है ये क्या होता है, एकदम गूथा हुआ स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारा बहुत ज़्यादा धागा ऐसा फैला फैला है, फिर हम उसे जो धागे की छोटी सी गड्डी आती है उसमें वो धागा एकदम से क्लोज्ड होता है, एकदम पैक्ड आउट होता है, वैसे ही हमारा डीएनए क्रोमेटिड में पैक्ड होता है, यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की होगी एंड सराउंडेड होगी एंटायर सेल्स के पूरी तरफ सराउंडेड होगी एंड इनकम्पेसेस इन ऑर्गेनल्स विद इन, यानी कि जो हमारे ऑर्गेनल्स है उसके भी अराउंड होगी। एंड इसमें क्या होगा, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, उसमें हो रहा था हमारे प्रोकैरियोट में 70S, इसमें यूकेरियोट्स में हमारा 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। इसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी इसे हम पावर हाउस बोलते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। Endoplasmic reticulum, the endoplasmic reticulum is an organelle dedicated to protein maturation एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हेल्प कर रहा है प्रोटीन को मैच्योर करने के लिए एंड ट्रांसफॉर्मेशन में। एंड क्या करेगा, सेकेंड हमारा हो गया वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है कि इसे बोला जाए तो जैसे हमारी एक लेयर हो गई, उसके अंदर एक लेयर हो गई, वो लेयर हमारी थोड़ी सी अंदर साइड में झुकी हुई रहती है एंड फिर वो धीरे धीरे एक अपना खुद का एक सिक्स जैसा फॉर्मेशन कर लेती है, यानी एक अपना बोला जाए तो जैसे हमारे अंगूर है, अगर वो पूरे एक साथ रहते बहुत ज़्यादा बड़ा, तो अगर नहीं, मान लो हमारा बलून है, बलून के अंदर हमने एक छोटा बलून डाल दिया, वो भी फूल रहा, एंड फिर हम उसके अंदर एक और छोटा बलून, यानी वही जो सेकंड वाला बलून है उसमें से अगर वो अंदर साइड में चला जाए तो वो क्या होता है, एक वैक्यूल जैसा फॉर्म करने लगता है। बोला जाए तो एक हाँ हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उसमें सेकेंड वाले वैक्यूल में, एंड फिर वही वैक्यूल कहलाता है। एंड फिर ये क्या है, वेसिकल एंड वैक्यूल आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, या जो भी अंदर का मटेरियल है वो वैक्यूल में स्टोर होता है, फिर उसका वो ट्रांसफ़र करेगा, फिर या तो बाहर से लाएगा या तो अंदर से बाहर ले जाएगा, इसका ये वर्क रहता है। इसमें अब हम देखेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है, सेल थ्योरी वॉज प्रोपोज्ड बाय द जर्मन साइंटिस्ट थियोडर यानी स्केवॉन मैथियस स्केल्डन सर एंड रियोडल्फ वर्शो सर ने किया था। द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन दी अर्थ आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इन्होंने बताया कि जो जितनी भी लिविंग स्पीसीज है अर्थ में, ये कैसे बनी होती है, हमारी सेल से बनी होती है। अ सेल इज़ दी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टेंट ऑफ सेल, यानी कि प्री एग्जिस्टेंस भी होती है इसके सेल की। अ मॉडर्न वर्जन ऑफ द सेल थ्योरी कंटेन द फॉलोइंग पोस्टुलेट। एक रॉबर्टसन ने भी दिया था पोस्टुलेट, एंड इन्होंने बताया कि एनर्जी फ्लो विद इन दी सेल, यानी कि सेल के अंदर एनर्जी फ्लो होती है। हर सेल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज पास्ड ऑन द फॉर्म ऑफ सेल टू दी अदर, यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अदर सेल तक भी पास आउट होती है, किसकी, यानी कि न्यूक्लियस के थ्रू। एंड दी केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑल सेल्स आर सेम, यानी कि सेम होता है, जो केमिकल कंपोजिशन ऑल ऑफ द सेल में सेम होता है। ये हो गया हमारा यानी
डाइवर्सिटी ऑफ सेल्स, इसमें हो गया रेड ब्लड सेल्स हो गया, इसमें ओवम सेल हो गया, इसमें नर्व सेल हो गया, बोन सेल, स्मूथ मसल सेल, कॉलमनार एपिथेलियम सेल, स्पर्म सेल, ये सारी सेल्स हो गई। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ सेल। फंक्शंस ऑफ सेल सबसे पहला होता है कि ये क्या करता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर, यानी सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। दे फॉर्म द स्ट्रक्चर बेसिस ऑफ ऑल दी ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्या करता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है पूरी ऑर्गेनल्स को। दे सेल वॉल एंड दी सेल मेम्ब्रेन आर दी मेन कंपोनेंट्स दैट फंक्शन इज प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू दी ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्या करेगा, हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें क्या प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। सेकेंड क्या हो गया इसमें, फैसिलिटेट ग्रोथ माइटोसिस। इसमें क्या होगा, इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू डॉटर सेल्स, दूस द सेल मल्टीप्लाई एंड फैसिलिटेट द ग्रोथ इन द ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो हमारा इसमें ग्रोथ होगी ऑर्गेनिज्म की, यानी डिवाइडेड होगा डॉटर सेल में। एंड फिर हमारा थर्ड क्या होगा, अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि हेल्प करेगा हमारे जो ट्रांसपोर्ट है उसमें सब्सटेंस के वेरियस न्यूट्रिएंट्स और imported by the cell to carry out various chemical processes inside the cell. Small molecules diffused across the cell membrane, यानी कि जो हमारे small molecules है वो सेल के द्वारा डिफ्यूज हो जाएंगे। एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय पेसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि कंसंट्रेट ग्रेडियंट होगा पेसिव ट्रांसपोर्ट, द लार्जर मॉलिक्यूल डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, कुछ चैनल्स हो गए जिसमें से कि जैसे हमारा सोडियम है तो उसके लिए कुछ एक ब्लॉकर होगा, उसके थ्रू वो मटेरियल अंदर आएगा। अगर वो ब्लॉकर अटैच नहीं हो रहा है, जैसे एक ताला चाबी जैसे होता है वैसे कुछ होता है, जैसे इधर हमारा चैनल हो गया, चैनल क्या हो गया, हमारा ताला हो गया, और उधर से जो ब्लॉकर अगर आ रहा हो वो हमारा क्या होगा, उसकी चाबी होगी। ऐसे ही हमारा जो चैनल है उसमें ब्लॉकर अटैच हो गए एंड फिर वहाँ से वो अंदर आएगा रिसेप्टर सॉरी मैं ब्लॉकर बोल रही थी, रिसेप्टर्स हो गए, ये हमारे अंदर आएंगे एंड फिर सील का चैनल खुलेगा, फिर बाहर से जो भी मटेरियल आना है वो अंदर आएगा, या फिर अंदर से जो भी मटेरियल बाहर जाना है वो बाहर जाएगा। ऐसे होगा ये प्रोसेस। फिर इसमें क्या होगा, वेयर द सेल रिक्वायर ऑफ द लॉट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट एंड द सब्सटेंस, यानी कि सेल को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो क्या करती है, मल्टीप्लाई करती रहती है, मल्टीप्लाई करके वो अदर ऑर्गेनल्स का फॉर्म करती है या फिर डैमेज को रिपेयर करने का काम करती है, इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इसमें हमें ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सब्सटेंस का। इसमें हो गया एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन कैसे करें, सेल रिक्वायर एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस केमिकल प्रोसेस, दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, यानी कि इसमें क्या होगा, एनर्जी रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम इनहेल आउट करेंगे, ये होता है उसमें ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, रेस्पिरेशन होता है। एंड फोटोसिंथेसिस प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, जो हमारे ये लीव्स होगी उससे फिर सनलाइट रेज आएगी, वहाँ से फिर वो फूड बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में वो प्रोसेस होती है ग्लूकोज वाली, तो ऐसे वो फूड बनाता है। एंड फिर इसमें क्या सेकेंड हो गया हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि जो हमारी सेल्स होती है इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है डीएनए, डीएनए फॉर्म होता है क्रोमेटिड में, क्रोमेटिड में क्या होता है हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बोला जाए तो न्यूक्लियस में ही होता है लेकिन डीएनए में भी होता है, और फिर ये फॉर्म होता है हमारे क्रोमेटिड में, क्रोमेटिड फिर हमारा इसमें बहुत सारी फिर प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है। फिर क्या होगा, अ सेल अलाउ रिप्रोडक्शन थ्रू दी प्रोसेस इज कॉल्ड माइटोसिस एंड मियोसिस। इसमें एक प्रोसेस होती है, यानी एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हमें सेल डिवाइड होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस इज टर्न ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर दी पेरेंट सेल डिवाइडेड टू फॉर्म डॉटर सेल्स, यानी कि ये डिवाइडेड होकर डॉटर सेल फॉर्म करेगी। मियोसिस काउड बाय द डॉटर सेल्स एंड जेनेटिकली डिफरेंट इन द पेरेंट सेल, जो मियोसिस में होगी इसमें जेनेटिकली डिफरेंट होगी एंड दिस इज बिकम देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर टू द ऑर्गेनिज्म एंड परफॉर्म
सेवरल फंक्शन नेसेसरी टू केयरिंग द लाइफ प्रोसेस, यानी कि ये क्या करती है कि हमारे जो जेनेटिक मटेरियल उसको आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र करेगी, यानी एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र होगा, दूसरी सेल यानी जो हमारा हो गया मेल के 23 क्रोमोसोम्स, फीमेल के 23 46 बनेंगे। 46 में यानी ममा क्या है, पेरेंट्स क्या है, तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो भी इंफॉर्मेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो हमारा स्टोर्ड हो जाएगा जेनेट मटेरियल में, जो हमारे स्पर्म एंड ओवम से जाएगा हमारे किस में, फीटस में। ओके, थैंक यू।